जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर क्लासेस। तो आज जो मेन टॉपिक है, आज का भी हम लोग करंट अफेयर्स का कुछ कवर करेंगे और कल का भी जो छूटा था वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जो मेन आज का टॉपिक है दैट इज द डिस्प्यूट दैट इज गोइंग बिटवीन द इंडिया एंड द कनाडा। कनाडा का डिप्लोमेटिक लड़ाई चल रहा है इंडिया से। क्या मैटर है, पहले भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। व्हाट इज द मैटर, पता है? नहीं पता है? खालिस्तान का डिमांड चल रहा है, चलता है ना खालिस्तान का डिमांड। क्या है खालिस्तान का डिमांड? सेपरेट पंजाब ऑन द नेम ऑफ द सिख रिलीजन। तो खालिस्तान का मूवमेंट जो लीडर हैं वो अलग अलग एरिया से चलाते रहते हैं, जैसे यूएसए में जाके, कनाडा में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके एंड यूके में जाके फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे वो इसका डिमांड रखते रहते हैं। अब इंडिया के सिनेरियो में ये है कि खालिस्तान किसी के भी देश में अगर इंटरनल इश्यू आता है इंसर्जेंसी का या एनी ऑफ द सेपरेटिस्ट मूवमेंट, तो वहाँ पे हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे निज्जर जो इनके लीडर थे, हरदीप सिंह निज्जर, इनको हमने एलिमिनेट किया। उसमें रॉ के हाथ होता है, डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेज सीक्रेट रूप से ऑपरेट करके एलिमिनेट करते हैं, दैट इज द थिंग। लेकिन अब जिस देश में हम जाके मारते हैं उसको लगता है ना कि बाहरी लोग आके हमारे देश के नागरिक को मार रहे हैं। अगर आपको केस करना है तो आप यहाँ पे कीजिए। तो कनाडा ने जो हरदीप सिंह निज्जर इनका केस उठाया, तो इसमें पाया कि इंडिया के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो उनका लिस्ट दिया है 6 ऑफिशियल्स का कि सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा। तो अब इंडिया नहीं देगा ना सेक्रेटरी लेवल का, वो आईएएस 40 साल होने के बाद सेक्रेटरी पोजीशन पे पहुंचते हैं। तो इंडिया ने उसको डिनाई किया। तो उन्होंने जो कमिश्नर्स होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, कंसुलेट होता है, उसके मेन ऑफिसर, उनको उन्होंने एक्सपेल किया है। हमने भी बोला है कि यहाँ से आप लोग जाइए, वो एक्सपेल करेंगे तो हम भी तो बोलेंगे। तो दैट इज द केस, यही चल रहा है, ठीक है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर? जस्टिस ट्रूडियो नाम है, जस्टिन ट्रूडियो, ठीक है। जिसको मारा है उसका नाम है हरदीप सिंह निज्जार। जस्टिन, यहाँ पे कंप्लीट नेम दिया है जस्टिन ट्रूडियो। दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। कहाँ पे मारा है? ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया यूएस का ही एक स्टेट है, यूएस का कॉलोनी था, ब्रिटेन का कॉलोनी था, उसी के नाम पे उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया नाम रखा हुआ। अब आपस में लड़ाई चल रहा है। इंडिया ने कहा कि दिस इज द प्रीपोस्टरस इम्प्यूटेशन एंड द एस्क्राइब्ड इनटू द पॉलिटिकल एजेंडा। प्रीपोस्टरस इम्प्यूटेशन, इसका मतलब क्या होता है? बिना किसी, आपके पास कोई भी सबूत ना हो और आप किसी पे इल्जाम लगा दें। नहीं होता है कि फालतू का, नहीं कहते कि फालतू का इल्जाम लगाया है। दैट इज मीन्स बाय द प्रीपोस्टरस इम्प्यूटेशन। एस्क्राइब देम का मतलब होता है कि किसी को ऐसा बोलना, एस्क्राइब की, ऐसा किसी को बोला जाता है ना कि इनको ऐसा बोला गया, दैट इज द एस्क्राइब देम। एस्पोर्सन का मतलब क्या होता है? अगेन इल्जाम लगाना हो, होता है ना, एस्पोर्सन, यही बेतुका इल्जाम। और यहाँ पे भी एस्पोर्सन का मतलब किसी के खिलाफ आप आरोप लगाते हैं। लूडिक्रस का मतलब होता है कि हास्यपद, लूडिक्रस हास्यपद इल्जाम है। ये सब इंग्लिश हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रीपोस्टेरस इम्प्यूटेशन एस्क्राइब्स देम टू, मतलब किसी के को कुछ कहने को हम कहते हैं हास्यपद, मजाकिया चीज है, ठीक है। एंड एस्पोर्सन का मतलब होता है कि किसी पे आरोप लगाना। 18 जून को मर्डर लास्ट ईयर हुआ था इनका, तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यू शुड नो दैट कि नाम क्या है, हरदीप सिंह निज्जार नाम है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडियो, ओके।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है कि नोबेल में इकोनॉमिक प्राइज मिला है, 3 लोगों को मिला है। द नेम ऑफ दिस पीपल आर द एसेमोग्लू, जॉनसन एंड रॉबिन्सन। तुर्किश अमेरिकन डैरन एसेमोग्लू, ठीक है। ब्रिटिश अमेरिकन साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। तुर्किश अमेरिकन डैरियन एसेमोग्लू, ब्रिटिश अमेरिकन साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। तुर्किश अमेरिकन का मतलब क्या हुआ? क्यों लिखा है तुर्किश अमेरिकन? तुर्किश में अमेरिकन लोग, आपने उल्टा बोल दिया। तुर्किश टर्की में पैदा हुए, अमेरिका में जाके अब हुए, जैसे इंडियन अमेरिकन बोलते हैं ना, अफ्रीकन अमेरिकन, दैट इज द, ठीक है। वही हाल है यहाँ पे, ब्रिटिश अमेरिकन पैदा हुए ब्रिटेन में, जाके उन्होंने नागरिकता ले ली अमेरिका की। किस चीज के लिए दिया गया है? वेल्थ इनइक्वालिटी। ये इन्होंने रिसर्च किया है कि जो दुनिया में इतना गरीबी और अमीरी कैसे है, कोई देश कितना अमीर है, साउथ कोरिया, जापान, अफ्रीका, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये अमीर है। लेकिन वही हाल अगर आप अफ्रीका में चले जाए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की हालत देखिए क्या है। जॉब नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, और कहीं पे इतने पैसे हैं कि हर काम उनका मैकेनिकल है, कुछ हाथ में उठाना भी नहीं है। तो देयर इज द ह्यूज इनइक्वालिटी वेल्थ में भी। बिसाइड दैट वेल्थ इनइक्वालिटी नेशनल लेवल पे है। नेशनल के आप नीचे लेवल पे आइए तो रीजनल लेवल पे, देश के अंदर भी रीजन्स, कोई बहुत अमीर है, बहुत गरीब है। इंडिविजुअली कितना लोग अमीर गरीब का डिफरेंस है। इंडिविजुअली भी तो काफ़ी लोगों का इनकम किसी का करोड़ों में है, किसी का 10,000 भी नहीं है, दैट इज द केस। तो इन लोगों ने यही दिया कि व्हाट इज द रीजन और कैसे ये सब अमीरी और गरीबी का बैलेंस कैसे बना रहता है, ठीक है। दे हैव गिवन देयर रिपोर्ट, एनालिसिस एंड रिसर्च ऑन दिस। उन्होंने मेन जो डिस्कशन किया है वो कि जो अभी हम कंटिन्यूअसली ट्रेंड जो चला रहा है वो घट नहीं रहा है। जो अमीर है वो ठीक है, गरीब है वो थोड़े अमीर हुए हैं, लेकिन जो अमीर है वो बहुत अमीर हो गए हैं। तो गैप जो है वो बढ़ रहा है, इम्बैलेंस, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि अमीर हमेशा, गरीब है वो हमेशा बहुत नीचे ही है। पहले लोगों के पास रहने के लिए कुछ नहीं था, अब कम से कम छज्जा हो गया है, कुछ नहीं तो ईंट का दिवाले खड़ा कर ले रहे हैं, हल्का फुल्का वो उसका छत भी डलवा ले रहे हैं, दैट इज द केस। लेकिन उसके बाद भी जो डे टू डे लाइफ की स्ट्रगल है कि मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, आप बीमारियों से अभी भी कितना डेथ हो रहा है, दैट इज द केस। सही तरीके से जीने का, एक तरीके से आपके पास प्रॉपर स्टैंडर्ड जीने का पैसे नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से खाना खा ले 3 टाइम, जो आपके न्यूट्रिशन है, फल फ्रूट्स आप इंजॉय कर सकें और अच्छे कपड़े पहन सकें। ये सब चीज़ों की अभी भी काफ़ी एक काफ़ी ह्यूज पॉपुलेशन उस इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी में अभी भी जी रहा है, दैट इज़ द केस। तभी तो हमें गवर्नमेंट कितना स्कीम चला रही है, चावल फ्री, वीट फ्री, कोअर सीरियल्स फ्री, हेल्थ में भी फ्री, बहुत कुछ हम लोग फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री, वाटर फ्री, एवरीथिंग। तो क्यों चलाना पड़ रहा है? क्योंकि लोगों की कैपेबिलिटी नहीं है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है चीज़ों को पे करने का, दैट इज़ द मेन रीजन। समझ में आ रहा है? अभी तक हम लोगों ने सारा नोबेल प्राइज कवर कर लिया। हम लोगों ने मेडिसिन वाला देखा, मेडिसिन का किस में मिला है? मेडिसिन का एक दिन पढ़े थे ना, माइक्रो आरएनए, वेरी गुड। लग रहा है ये रिवाइज कर रही हैं, आप लोग तो रिवाइज नहीं कर रहे हैं। ओके, फिजिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरॉन्स नॉट हो गया। एंड फॉर द लिटरेचर, हांगकांग से आप लोगों ने याद किया था, हान कांग नाम था, HANKANG कांग, ओके। एंड फॉर द पीस इट इज फ्रॉम द किस देश को मिला है, किस कंट्री कहाँ पे है? जापान। लिटिल मैन, फैट मैन, ये पढ़ा था ना, नागासाकी एंड हिरोशिमा में बम अटैक हुआ था।
तो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो लोग बॉम्ब गिरा था, बम के बाद भी अभी भी रेडिएशन से उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उससे लोग सफ़र कर रहे हैं। जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके हेल्प के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को दैट हैज़ बीन गिवन। मुझे भी भूल गया नाम, नाम मैं देख लेता हूँ। मान क्यों, नाम थोड़ा सा हाँ, तो दैट इज क्लियर हो रहा है। तो सारा नोबेल कंप्लीट एक क्वेश्चन हर साल पीसेस में पक्का पूछता है, लिख के होता है प्रिडिक्टेबल। तो ये चीजें बस याद हो, नाम याद हो और किस एरिया में मिला है। और मैक्सिमम उनका पूछने का जो होता है वो पीस एंड लिटरेचर से पूछते हैं, क्योंकि इन दोनों में एक ही को मिलता है। तो एक का पूछना इजी होता है, वरना नेम तो दो दो तीन तीन है सब में। आपने देखा कि मेडिसिन में भी 3 को मिला, आपने इकोनॉमिक्स में भी 3 को, एंड फिजिक्स में भी 3 को। तो दैट इज द केस। ओके, जंपर कौन है? जस्टिस जंपर एंड वन मोर, हाँ 2 को मिला उसमें। मेडिसिन में 3 को मिला है, आधा आधा बांट दिया है। एक को बारकर है एंड हाँ, इन दोनों में 3 3 को, और फिजिक्स में 2 को मिला है। Okay, next news is the North Tamil Nadu set to get heavy rain till October 17 school holiday declared today. तो हम लोगों ने मानसून का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? मानसून आप लोग पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, आई होप। नहीं पढ़ा है अभी? पढ़ा है ना? तो क्या था कॉन्सेप्ट? मानसून किस लिए किस रीजन से होता है? व्हाट इज द मेन रीजन? ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, एंड टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यही है ना? सन इसी 2 के बीच में करता है अपना पाथ। गर्मियों में यहाँ पे सन का 90 डिग्री परपेंडिकुलर, जहाँ पे सन 90 डिग्री पे जाएगा वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा, यही होगा ना? दूर है यहाँ से तो यहाँ पे टेम्परेचर लो हो गया एंड प्रेशर हाई हो गया। पहले तो कंडीशन यही है। अब लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर एंड यहाँ पे लो प्रेशर। इंडिया यहाँ पे है समथिंग लाइक दैट, यही है ना? हाई प्रेशर लो प्रेशर, यही है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में लो प्रेशर यहाँ पे होगा, क्योंकि सन इक्वेटर पे ही उसका मीडिएटर है, ठीक है? तो नॉर्मल हम लोग ट्रेड विंड बहता है, ट्रेड विंड फ्लो करेगा हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, तो ट्रेड विंड इस तरीके से बहेगा, यही होता है ना? लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे होता है। क्यों ऐसे होता है? कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट हैंड पे एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट हैंड पे। नॉर्मल यही बहेगा ना, लेकिन जब ये शिफ्टिंग हो जाती है, ये लो प्रेशर यहाँ चलाएगा और हाई प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा, होएगा। तो अब क्या होगा? ये कोरियोलिस फोर्स यहाँ से एंटर मार के इस तरफ जाएगा, तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट हैंड पे डिफ्लेक्शन होगा, तो ये ऐसे होने लगता है। यही फ्लो होगा, ये मॉइस्चर लेके जाएगा एंड यहाँ पे जाके बारिश होगा, क्योंकि देयर विल बी द डिफरेंट माउंटेन रेंज, और वहाँ पे जब ऊपर उठेगा तो वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होके वाटर ड्रॉपलेट बन के नीचे प्रेसिपिटेशन होता है, जिसको रेनफॉल कहते हैं, यही होता है। अब यहाँ पे 2 ब्रांच में बनता है, जो मानसून है वो 2 ब्रांच में होती है। एक होता है अरेबियन सी का ब्रांच एंड दूसरा जो होगा वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यह हो गया ना, क्योंकि पेनिनसुला है इंडिया का नीचे का पोर्शन, तो एक यहाँ से एंट्री होगी और एक यहाँ से जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से तो इधर चला जाना चाहिए था ना, इधर नहीं जाता है, फिर वो तो अंदर आ जाता है। कैसे अंदर आता है? यहाँ पे हिल है, अराकन हिल, यहाँ से टकरा के ये मुड़ जाता है, यही होएगा। दैट इज द केस। अराकन हिल्स पता है ना, म्यांमार इंडिया वाले बॉर्डर पे पूरा फैला हुआ है। जैसे ये हिमालय है,
अब हिमालय के क्रॉस करके तो तिब्बत में जाता नहीं है, क्योंकि उसके बाद यहाँ से वापस आता है, रिट्रीट होता है। इस समय रिट्रीट होना स्टार्ट हो गया। अब देखिएगा बारिश नहीं होगा, होगा भी तो वो जो आसपास के हमारे नदी होते हैं उनके तालाबों के पानी जो तुरंत ऊपर जाके बरसते हैं वो वाले हैं। ये ओशियन से मॉइस्चर आता है, ये वाला नहीं है। दो तरीके का बारिश होता है। एक होता है कि कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल जो आपका लोकलाइज्ड रेनफॉल होता है, एंड ओरियोग्राफिक जो ओशियन से आएगा और ऊपर उठेगा बादल, ये वाला दो होगा। अभी जो छोटे मोटे बारिश होंगे मैक्सिमम दिस इज ड्यू टू द लोकलाइज कन्वेक्शनल करंट, लेकिन जो जून से और सितंबर तक हो रहे थे दे वर ड्यू टू द मानसून विंड एंड मानसूनल मॉइस्चर। क्लियर हो रहा है? अभी जब वापस आएगा तो दोबारा समंदर पड़ेगा, यहाँ से समंदर दोबारा बे ऑफ बंगाल पड़ेगा और वहां से उठा के आएगा तो यहाँ पे ये अब जब रिट्रीट हो रहा है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीट मानसून कहते हैं, क्योंकि यहाँ गया, यहाँ से वापस ये भी वापस आ रहा है, अब इधर बाहर आएगा और ये वाला निकल के उसी पाथ से आएगा जिस पाथ से गया था, लेकिन वो वापस आएगा तो तमिलनाडु वाले एरिया में एंटर करेगा और मॉइस्चर उठाएगा बे ऑफ बंगाल से। तो यहाँ पे जो अब बारिश होगा कंटिन्यूअसली अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सबसे ज्यादा बारिश अब इस समय तमिलनाडु में होता है। क्लियर हो रही है? जून से स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल जो साउथ वेस्ट मानसून होता है जिससे मैक्सिमम बारिश होता है और बाय द सितंबर खत्म हो जाता है। लेकिन जो ये वापस हवा बह के आता है दैट इज द मानसून रिट्रीट, रिट्रीट कर रहा होता है और उसके कारण जो होगा दैट विल बी ओनली इन दिस एरिया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जो मानसून होता है रीजनल विंड होता है, क्योंकि जब सन का शिफ्ट हो रहा है, सन रेज का उसी के साथ ही शिफ्ट होता है। क्यों वापस आ रहा है? क्योंकि सन रेज जब इधर आ रहा है ना तो इधर गर्मी हो रहा है, इधर ठंडा हो जाएगा। अब वापस जो प्रेशर होगा इधर लो होगा और इधर हाई होगा, यही होगा ना। सन से जितना दूर हम रहेंगे उतना ज्यादा ठंड होगी। इस समय सन हमारे अपोजिट वाले नीचे वाले हेमिस्फेयर में है। क्लियर हो रहा है? ये आप लोग पढ़ते होंगे ना कि मार्च में इक्वेटर पे होता है, दिन और रात बराबर होती है, 22nd 23rd मार्च यही होता है। फिर सितंबर में ये केस होता है और मैक्सिमम जो गर्मी होती है जून में होता है, क्योंकि जून में एकदम यहाँ पे हेड पे होता है। सबसे ज़्यादा बड़ा रात अब दिन जून में होता है क्योंकि यहाँ पे होता है, और सबसे छोटा रात 22 जून को होता है ना, 21 जून को होता है। एंड दिसंबर में भी यही होगा कि सबसे बड़ा रात होगा और सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि वो यहाँ पे एकदम सर पे होगा, हमारे एकदम अपोजिट में। क्लियर हो रही है? सन जितना दूर होगा रातें ज्यादा होंगी और दिन कम होगा। सन ओवरहेड आ जाता है तो दिन ज्यादा होता है और रात कम होता है। तो अभी तक हम लोग ज्यादा दिन वाले में थे, अब सितंबर गया तो सितंबर में यहाँ आया, सन अब इधर जाएगा, फिर दिसंबर पे यहाँ पे ओवरहेड होगा, फिर वापस शिफ्ट होगा, मार्च तक यहाँ आएगा और फिर जून तक हमारे सर पे होगा। दिस इज द अपेरेंट शिफ्ट ऑफ द सन। सन असली में शिफ्ट नहीं कर रहा है, सन रेज शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो गोला थोड़ा सा झुका हुआ है और हम जब चेंज करते हैं तो उसका पोजीशन चेंज होता है, तो अर्थ का जो रेज होता है दैट ऑल्सो शिफ्ट विद द एंगल, एंगल के कारण ही हो रहा है। क्लियर हो रहा है? इसीलिए इसको अपेरेंट शिफ्ट कहते हैं। रियल शिफ्ट नहीं होता है सन का, सन असली में मूव नहीं कर रहा होता। क्लियर? तो यही इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि कल परसों तमिलनाडु में आज और कल काफी बारिश होगी तो वहां के स्कूल बंद रहेंगे। ठीक है। जाड़े में एक और तरीके का बारिश आता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टाइप ऑफ द रेनफॉल? वो किसके कारण होता है? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस पढ़ा था। मेडिटेरियन से होते हुए आता है एयर, वहाँ से पानी उठाएगा, ईरान पाकिस्तान होते हुए इंडिया में आता है, और जो हमारी सेव की खेती जम्मू कश्मीर में है उनको काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं पढ़ा है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस ड्यू टू द एंटी साइक्लोन। ठीक है, एक बार रिवाइज कीजिएगा आप लोग। दिस इज द थिंग। Next important news is with respect to the CAT. This is the Central Administrative Tribunal. यहाँ पे है कि
कैंसल रिपेट्रिएशन ऑर्डर सेज तेलंगाना आईएएस ऑफिसर्स। तो एक हमारे पास स्पेशल बॉडीज बनाया गया है जिसको ट्रिब्यूनल कहते हैं। दिस इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल उस तरीके के होते हैं जो, जैसे कोर्ट होता है ना, कोर्ट में आप जाते हैं तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं, एक तरीके से जुडिशियल बॉडी ही होते हैं। अलग तरीके से क्यों बनाया गया है, नाम इसका है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका मतलब हुआ कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सेंटर में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है आईएएस वाले सर्विसेज में, उसका अगर डिस्प्यूट कहीं पे भी होता है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट है, ताकि आईएएस या जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके पास जरूरी काम होता है, वो ज़्यादा दिन तक अगर उनके डिस्प्यूट को लॉन्ग रखा जाए तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। मानिए उन पे कोई आरोप लगाता है, कोई आदमी अगर बड़े पोजीशन पे है, डिसीजन लेता है तो उससे कुछ गलतियां होंगी, क्योंकि डिसीजन कई बार आपके डिसीजन सही होते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट कभी कभी सही नहीं होता है। होता है ना, कई बार आप लोग डिसीजन लेते होंगे कि देर तक रात में जगना है, सुबह उठ के पढ़ना है, लेकिन कभी पता चलता है कि तबीयत खराब हो गया, तो आपका एम तो सेम ही था। कभी कभी आप डिसीजन सही लेते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट कभी कभी निगेटिव आ जाता है, दैट इज द थिंग। तो उसी का है कि उसके लिए है कि जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं वो बड़े पोजीशन पे उनको डिसीजन लेना होता है। तो इंदिरा गांधी का जब गवर्नमेंट 1976 में जब उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, तो अपने जो आईएएस ऑफिसर्स थे उनके थ्रू वो बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करा रही थी और लॉयलिटी भी देख रही थी। तो ये उनको लगा कि अगर ये ऑफिसर्स नॉर्मल कोर्ट में जाके लड़े तो पैसे भी बहुत खर्च होंगे और काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट विल बी इम्पैक्टेड। तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब लाया था तो उसमें उन्होंने ट्रिब्यूनल के लिए भी एक प्रोविजन लाया था और कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A ऐड किया गया था। ओके, तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देख लें। पार्ट 14A, ठीक है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं ये समझ में आ रहा है कि क्यों लाया गया है ट्रिब्यूनल्स? क्योंकि आईएएस ऑफिसर जो भी बड़े ऑफिसर्स हैं सर्विस में, उनको डिसीजन लेना पड़ता है, वो गलत भी हो सकते हैं। कई बार उनको लगा कि यहाँ पे ब्रिज बनवाना चाहिए, पता चले कि उसमें ज़्यादा पैसे लग गए, ब्रिज से ज़्यादा इनकम नहीं आया, तो उनका डिसीजन तो इसलिए था कि सहूलियत होगी, लोगों का ट्रेड बढ़ेगा, इनकम ज़्यादा होगा, लेकिन उतना पैसा लग गया जितना निकल नहीं पाया, तो गलत डिसीजन हो गया ना। कई बार हुआ कि कहीं पे फोर्स ज़्यादा लगाना है, उन्होंने लगा दिया, फिर फोर्स जाके कुछ गलतियां कर दी कि उन्होंने जाके लोगों का हरासमेंट या कोई भी एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस कर दिया, तो वहाँ पे डिसीजन उनका सोच सही था लेकिन चीज़ें सही से हो नहीं पाई। ऐसे में अब 10 केसेज हो जाए कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया। जैसे हुआ कि किसी एरिया में राइट्स हो रहे हैं, वहाँ पे लाठीचार्ज को उन्होंने दे दिया, तो उनको लगे लाठीचार्ज का तो उनका था कि वायलेंस रोका जाए, लेकिन उससे पता चला कई लोगों की जान चली गई, केस हो गया। तो ऐसे में जो जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कई बार उनका डिसीजन वो लेते सही है लेकिन उसका इम्पैक्ट कभी कभी निगेटिव हो जाता है, ठीक है। ऐसे में हम लंबा केस नहीं खींच सकते। नॉर्मल क्या होता है, हम केस देखते हैं कि 10 साल 20 साल 30 साल चलता है और वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बढ़ता जाता है, हायर कोर्ट में। तो यहाँ पे भी सेम केस था कि इनके लिए एक स्पेशल बना दिया जाए कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स का ही केस उसमें लड़ा जाएगा, ताकि स्पीडी जजमेंट आ सके और चीजें जल्दी से रिजॉल्व की जा सके, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है। एंड दिस इज डन बाय द आर्टिकल 223A। दिस इज फॉर द दोज हु आर सर्विंग फॉर द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, जो खासकर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में है। क्लियर हो रही है? द नेम ऑफ दिस इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कैट। यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया। इन्होंने अमेंडमेंट तभी ला दिया था, पहला जो कैट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1985 में स्टार्ट किया था। जो मेन ब्रांच है कैट का वो दिल्ली में है। कैट एक एग्जामिनेशन भी होता है आईआईएम्स के लिए, वो वाला कैट नहीं है। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर द those who are serving under the union government and the state government। रीजनल ब्रांच भी इनके हैं जयपुर एंड लखनऊ पे, ठीक है। ये मेनली किसके लिए होता है? दोज हु आर
रिक्रूटेड एंड दे आर सर्विंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, उनके लिए एक्सक्लूड किसको किसको किया है? डिफेंस ऑफिसर्स नहीं है, ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एंड सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट कवर्ड। केवल आईएएस ऑफिसर हैं जो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में के अंडर में काम कर रहे हैं, वही है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होगा ना कि अरे अगर वो सर्विस में है सुप्रीम कोर्ट का तो वो भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। डिफेंस ऑफिसर्स नहीं है, ठीक है। एंड दोज हु आर वर्किंग इनटू द सेक्रेटेरिएट स्टाफ, जैसे होता है ना हमारा लखनऊ में है जो मिनिस्टर लोगों का हेल्प करते हैं, सेक्रेटेरिएट, जहाँ से सचिवालय, जहाँ पे वहाँ पे भी तो ऑफिसर्स होते हैं, तो वो उसके अंडर में नहीं होंगे। क्लियर हो रही है ये चीजें? जो इनका टेन्योर होता है दैट इज फॉर द 5 years और द 65 years ऑफ द एज, चेयरमैन का होगा। एंड जो मेंबर्स होंगे उनके एज का जो होगा वो 62 years पे रिटायरमेंट होगा। इस कैट का बात हो रहा है, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, दे आर अपॉइंटेड बाय द। और जो भी कैट के मेंबर होंगे दे हैव द स्टेटस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। दे हैव द स्टेटस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ये लिख लीजिएगा। एक चीज और देखिएगा कि जो कैट है और नॉर्मल जुडिशरी में डिफरेंस क्या होता है। जैसे नॉर्मल जुडिशरी होता है वो फंक्शन करता है कोड, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, अभी हमने इसको बदल के क्या नाम दिया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यही नाम दिया है ना। वो पहले जो था उसका नाम था सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। नॉर्मल जजेस जो जुडिशरी होता है इस पे वर्क करता है, लेकिन कैट जो होता है वो नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे होता है। नेचुरल जस्टिस, आर यू गेटिंग ना? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये होता है कि आप केवल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं, आप अलग से भी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप अगर केवल प्रोसीजर फॉलो करेंगे बाय द सिविल प्रोसीजर कोड तो वहां पे केवल जज बैठेगा, लेकिन नेचुरल जस्टिस में ये होता है कि आप एक्सपर्ट को भी बुला के लाएंगे जो जज नहीं है, लॉ में उसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका एक्सपर्टाइज है कि कुछ गलती हो गया तो भी वो कह दे कि अरे ये तो मतलब गलती हो सकता था बाय ये फॉल्ट ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ ए पर्सन। जैसे आईएएस ऑफिसर होता है वो जनरलाइज होता है ना, वो कोई एक्सपर्टाइज तो होता नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सिंप्लीफाई मैं ये करता हूँ कि सिविल प्रोसीजर कोड है, नॉर्मल जज जो जुडिशरी होता है वो फॉलो करता है, लेकिन जो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं फॉर द दिस कैट दैट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसमें ये नहीं है कि इसके साल 10 ही साल का सजा होगा, उसमें ये है कि कुछ आपको फाइन भी लगा के छोड़ देंगे, कुछ और भी चीजों में आपको इन्वॉल्व कर देंगे। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये है कि जहां इंडिया में है कि किसी भी कोर्ट में अगर आप हारते हैं केस या जीतते हैं केस, तो जो हारा होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो जाके ऊपर वाले कोर्ट में अपील करे। यही होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो जब कैट बनाया गया था तो ये माना जा रहा था कि कैट से अगर कोई जजमेंट आता है और उसके अगेंस्ट में अपील करना है, मानिए आईएएस ऑफिसर हार गया, उसको अपील करना है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके करेगा, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन इसके अगेंस्ट में एक पीआईएल इन्होंने दायर किया और उसमें ये बोला कि ये तो गलत है, हाई कोर्ट के आप पावर को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट भी तो एक अथॉरिटी है, उसका जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द जुडिशियल रिव्यू? और कोई बताइए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोई अगर लॉ बनता है या कोई डिसीजन लिया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो उसको हमने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को हमने पावर दिया है कि वो डिसाइड करेगा कि जो लॉ, जो पॉलिसी, जो ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। कोई भी चीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाना है, कॉन्स्टिट्यूशन ही अल्टीमेट हमारा लॉ है ना। कोई भी लॉ होना चाहिए, हमें किससे चेक करते हैं कि सही है कि नहीं?
कॉन्स्टिट्यूशन से ही चेक करते हैं। कोई लॉ ऐसा बना दिया गया, जैसे अभी कोई आके यहाँ पे ये कहे कि आप कोचिंग नहीं चला सकते हैं, आपके बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये मेरा जो अधिकार है वो लॉ बना दें या ऑर्डर दे दें, तो वो ऑर्डर सही है कि नहीं। जैसे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अधिकार दिया, अंडर आर्टिकल 19F या जी में ये बोला है कि कोई भी आदमी अपना प्रोफेशन जैसे चाहे कर सकता है, अगर वो इलीगल नहीं है। अगर कोई लॉ नहीं लिखा गया है और कोई ऑर्डर आके देता है, मेरा ये लीगल है, मैं लीगली चला रहा हूँ, क्या दिक्कत है। बोलने का भी अधिकार है, आर्टिकल 19(1)(a बोलने का भी। तो मैं किसके पास जाऊंगा, मैं जाऊंगा ना हाई कोर्ट के पास डायरेक्टली, कि मेरा बोलने का जो अधिकार है उस वही बंद किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट देखेगा कि ये ऑर्डर या कोई ऑर्डर ऐसा आ जाए कि इस शहर में जितने भी कोचिंग है वो बंद कर दिया जाए, और वो अगर आर्बिट्रेरी हैं तो कहाँ पे लोग जाएंगे, दे विल गो फॉर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से ये बोलेंगे कि ये ऑर्डर जो मेरे प्रोफेशन का है उसके अधिकार को वायलेट करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कहेगा, कहेगा कि ये ऑर्डर नल एंड वॉइड है, आपका जो ऑर्डर है वो मान्य नहीं होगा, जो लोग चला रहे हैं वो अपना ओपन कर सकते हैं। दैट इज द थिंग। यही जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू एक स्टेप और आगे तक जाता है, जैसे कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ भी बनाना चाहे, अगर लॉ बना के भी कोई चीजें बैन करना चाहे दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई आके बोले कि मेरे घर में वो हमेशा एक सिपाही को रखेंगे और वो हमें क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो सब कुछ देखेगा, तो वो इंसान क्या करेगा। अगर लॉ ही बना दिया कि हर एक घर में एक पुलिस को रखा जाएगा, वो देखेगा कि उनके सब्जी में क्या बन रहा है, उनके दाल में तड़का कैसे लग रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा प्राइवेसी का वायलेशन है ना, लोग जाएंगे। अगर आपने लॉ भी बना दिया तो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें अधिकार देता है, राइट टू प्राइवेसी। तो जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि कोई भी जजमेंट या लॉ आता है उसका रिव्यू किया जाता है। रिव्यू कैसे, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बनाया और मैं किसी को दिया कि रिव्यू करके देखिए कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है, तो वो देखेंगे ना कि दैट इज फॉलोड बाय द ए प्रॉपर प्रिंसिपल और नॉट। हमारा देश का सबसे बड़ा प्रिंसिपल और लॉ क्या है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्लियर हो गया। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। तो ये केस गया था चंद्र कुमार केस 1997 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अगर कैट ट्रिब्यूनल में कोई ऑर्डर वर्डिक्ट आता है और उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उसका अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं हाई कोर्ट में होगा, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आपको आना होगा, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो दैट इज अंडर द चंद्र कुमार केस। क्लियर हो गई ये चीजें। तो मेन पॉइंट हमने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट ये है कि ये ट्रिब्यूनल जो है वो जुडिशरी के ही जैसे पावर है। किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, 14A, दैट इज द पार्ट। आर्टिकल क्या है 323A, 323A, ठीक है, ये पीसीएस में पूछते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 323A जो है वो केवल किसके लिए है, जो सिविल सर्वेंट हैं। और अगर किसी और डिपार्टमेंट में, और भी तो सर्विसेज होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का भी तो कोई हेड होता है, और भी सर्विसेज है, अगर दूसरे सर्विसेज में है तो उसका जो ट्रिब्यूनल बनेगा वो आर्टिकल 323B का होगा, फॉर द अदर मैटर्स। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है दैट विल बी अंडर द आर्टिकल 323A, एंड अदर्स ट्रिब्यूनल्स किसी भी और भी सर्विसेज का है, जैसे हम लोग पढ़े कि डिफेंस नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा, सेक्रेटेरिएट नहीं आएगा, ये सबको जानना होगा, तो इसके लिए ट्रिब्यूनल बनेगा, दैट विल बी अंडर आर्टिकल 223B। क्लियर। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो ट्रिब्यूनल होगा मैक्सिमम उन लोगों को होगा जिनका स्टेटस हाई कोर्ट जज के बराबर होगा। अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट। ओके, एंड इनका जो टेन्योर होता है 5 years और द 65 years ऑफ द एज, और द वो चेयरमैन के लिए है, एंड फॉर द अदर मेंबर्स 62 years। क्लियर होता है ना, जैसे एक ग्रुप बना तो उसका एक चेयरमैन होगा, हेड होगा, और भी मेंबर होंगे, तो चेयरमैन का जो होगा रिटायरमेंट 65 साल पे होगा, और जो अदर्स मेंबर है उनका रिटायरमेंट 62 years पे होगा। दैट इज द अंडर द कैट। अभी हमने हेमा कमेटी देखा था ना, हेमा कमीशन,
what is that was for the sexual harassment of the those who are working into the film industry, मलयालम इंडस्ट्री का था। अभी फिर से एक और रिपोर्ट आया है कि जितना भी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होता है, जैसे एज पर द लॉ अगर कोई कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ पे एक कमेटी होना चाहिए। अगर वहाँ का कोई एम्प्लॉय किसी वीमेन के साथ अगर मिसबिहेव करता है या कोई भी एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर करता है, तो वो वीमेन वहाँ पे जाके इंटरनली बता सकते हैं कि ताकि उस पर कोई एक्शन लिया जाए। आप तुरंत एक्शन लेने के लिए है। अब यहाँ पे है कि जितने भी अभी ये जो एक्ट है इसके थ्रू जितने भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, दैट इज नॉट प्रॉपरली फॉर्म। जिस तरीके से फॉर्म होना चाहिए उस तरीके से वो नहीं है। मैक्सिमम दे आर द एब्सेंट एंड दे आर द, अगर है भी तो दे आर द बायस्ड एंड नॉट एक्टिव। किस एक्ट के थ्रू इनको बनाया गया है? सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2013 में बनाया गया था। ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस, ब्रैकेट में लिखे प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड द रिड्रेसल। इसको शॉर्ट में पॉस एक्ट कहते हैं। सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। शॉर्ट में इसको पॉस कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट। शॉर्ट में पी से प्रिवेंशन, ओ से ऑफ, एस से सेक्सुअल, एस से हैरासमेंट एक्ट 2013। इसके पहले यहाँ पे कोई लॉ नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन था, उसका नाम था विशाखा गाइडलाइन। वही फॉलो हो रहा था कंटिन्यूअसली 1997 से 2013 तक, जब तक ये एक्ट नहीं बना। क्लियर हो रहा है? एससीओ की मीटिंग चल रही है। व्हाट इज द एससीओ? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या था इसके बारे में, क्या हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा था। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुपिंग है एंड मेनली दिस इज द ग्रुपिंग ऑफ द दोज, इसको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि एंटी यूएस ग्रुप है, क्योंकि रसिया है, चाइना है और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। अभी हाल ही में इंडिया एंड पाकिस्तान को भी ऐड किया गया है। दैट इज द मेन अपडेट। ओके, यहाँ पे इंडिया, हमेशा इसको देखा जाता है कि इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट है कि आप रसन ग्रुप को भी बैलेंस करते हैं, यूएस का आप क्वाड के द्वारा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस बार का जो हो रहा है दैट इज इनटू द पाकिस्तान। ओके, द पाकिस्तान का कैपिटल जो है इस्लामाबाद, वहाँ पे हो रहा है। तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वक्फ बिल के बारे में हम लोग काफी पढ़ चुके हैं। क्या था वक्फ बिल? कई बार क्लास में डिस्कस किए हैं। क्या था इस पे? तो पीसीएस वाले मॉक में क्वेश्चन भी पूछा था 2-3 बार। व्हाट इज द वक्फ बिल? अच्छा, ठीक है, काफी क्लोज। ठीक है, एट द चैरिटी पर्पज यू गिव द दिस लैंड्स एंड दिस लैंड्स आर कंट्रोल बाय द वक्फ बोर्ड होता है, ताकि उसका मिसयूज ना हो और उसका जो इनकम आ रहा है या जैसे भी यूज हो रहा है वो पब्लिक एंड जो कॉज है ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर उनके लिए हो। दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इसलिए हो रहा है कि उसके लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ रहा है। आप डीएम को पावर दे रहे हैं। पहले ये सेपरेट रिलीजियस ग्रुप बनता था, उन्हीं के ही मेंबर होते थे। अभी आपने वीमेंस एंड नॉन रिलीजियस जो मुस्लिम्स नहीं है उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो यही डिबेट चल रहा है कि आप इसमें तो कर रहे हैं, लेकिन टेम्पल्स का भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बड़े बड़े टेम्पल्स है, तिरुपति है, यहाँ पे पद्मनाभ स्वामी है, बहुत से टेम्पल्स हैं जिनमें करोड़ों का वो इनकम है, तो उसका आप कैसे कर रहे हैं? ठीक है,
डिबेट ये भी है कि गवर्नमेंट वक्फ बहुत ज़्यादा ज़मीन है, रेलवे के बाद इन्हीं के पास ज़मीन है, 8 लाख एकड़ ऐसे कुछ था, ठीक है, हेक्टेयर में है। तो काफ़ी बड़ा ज़मीन है, और कई इनके ज़मीन ऐसे जगहों पे है जहाँ पे माइनिंग एरिया है, जैसे छत्तीसगढ़ में है, नीचे माइंस हैं। अब वक्फ का है तो वो रिलीजियस अपना वो कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट चाहता है कि ऐसा, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेके इसको प्राइवेट प्लेयर को दे के माइनिंग कराएगा और पैसे कमाएगा, तभी तो करप्शन होगा, तभी तो रिवेन्यू भी आएगा, जो भी आएगा। गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल ऑल दिस वक्फ बोर्ड, ये है। हाँ, ओवरऑल जैसे 50-60 सालों में देखें तो ओवरऑल जो हिंदूज की पॉपुलेशन है वो 4-5% घटा है और मुस्लिम्स का नियर अबाउट बढ़ा है। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द, एक होता है ना कि ओवरऑल जो होता है, जैसे सबका तो नहीं बढ़ा है, जैसे पारसीज है उनका भी घटा है, वो तो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो वो शादी वादी जो टाटा ग्रुप हैं ये लोग कहाँ शादी वादी करते हैं, तो ये शादी भी इंटर मैरिज ज़्यादा होता है। तो एक तो रीजन ये है कि घटने का, कि एक जो भी सोसाइटी होता है अगर वो बैकवर्ड है फिर डेवलप्ड होता है, तो वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट होती है धीरे धीरे कम होती है। जैसे मुस्लिम का अभी ज़्यादा बैकवर्डनेस है तो उनमें ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है, लेकिन उनका भी गिर रहा है। तो इसको आप धर्म से नहीं जोड़ के आप एक सोसाइटल जो डेवलपमेंट है उससे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल आपका सही है कि हिंदूज का जो है वो घटा है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है वो भी कम हुआ है, क्योंकि पहले फर्टिलिटी रेट हिंदू की भी बहुत ज़्यादा थी और मुस्लिम्स की भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हिंदू अब एजुकेटेड हो रहे हैं तो उन्होंने कम कर लिया। मुस्लिम में वो अपेक्षाकृत ही थोड़ा सा कम है, लेकिन उनका ज़्यादा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कुछ साल बढ़ेंगे जब तक कि फर्टिलिटी रेट 2.1 के आसपास या नीचे ना आए। हम्म। लेकिन सोसाइटल रूप पे ऐसे देखें कि जो फर्टिलिटी रेट अगर देखें तो केरला के अगर मुस्लिम का तुलना आप बिहार के मुस्लिम हिंदू से करें तो वहाँ का मुस्लिम की फर्टिलिटी रेट कम हो गई है एज कम्पेयर टू द हिंदूज इन टू द बिहार, क्योंकि हिंदू जो बिहार के हैं उनका जो एजुकेशन लेवल है एज कम्पेयर टू द मुस्लिम इन टू द केरला, तो ये धर्म के आधार पर नहीं, एक तरीके से एक डेवलपमेंटल होता है ना कि जो लोग पढ़ लेंगे वो क्यों ज़्यादा किड्स पे जाएंगे, उनका होता है ना, वो अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि एक दो ही हो गए, उसके बाद हम उनके अच्छे से अपब्रिंगिंग पे ध्यान देंगे, उससे वुमेन्स के भी हेल्थ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ द किड्स और नंबर ऑफ द डिटीरियोरेशन जो होता है हेल्थ पे वो ज़्यादा होता है। तो ये धर्म के साथ साथ आप इससे जोड़ के देखें कि डेवलपमेंटल जो एससीज एसटीज एजुकेशन एंड हाउ यू गेट डेवलप्ड, जैसे आप और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें भी आप कंपेयर कीजिएगा, जो डेवलप्ड हैं तुर्की उर्की वहाँ पे कम हो गया है, लेकिन जो पीछे हैं उनमें ज़्यादा है। तो दैट्स डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल। तो इसको हम कम्युनल एंगल से ना देख के, रिलीजियस एंगल से ना देखें, ऐसे तो आप प्रचार में ही वो करेंगे मैक्सिमम। आप कल ही दंगा भड़का है, कल परसों बहराइच में हो रहा है, तो वो उस तरीके से दिखाया जाता है कि उस तरीके से फ्यूलिंग होता है। लेकिन आप सही में जाएंगे तो साउदर्न स्टेट के जो मुस्लिम्स हैं उनका डेवलपमेंटल ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, तो उनकी तुलना में जो फर्टिलिटी रेट ऑफ द, अगर सिर्फ रिलीजन के बेस पे होता तो सब जगह होना चाहिए था, केरला में भी होना चाहिए था, तमिलनाडु में भी होना चाहिए था, लेकिन दैट डिपेंड अपॉन द एजुकेशन लेवल। तो दिस इज द मेन थिंग, ओके। लेकिन ऐसा दिखाया जाता है क्योंकि ऐसा अब हर दशक में ऐसा ही बोला गया। ये प्रोपोगेंडा भी फैलाया जाता है कि आने वाले टाइम में मुस्लिम अपना आबादी बढ़ा लेंगे, हिंदू कम हो जाएंगे, वो धीरे धीरे फर्टिलिटी रेट सबका कम हो जाए, क्योंकि पारसीज है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है सब उनका। आप सोचिए पारसीज का जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया के जो नॉर्मल इनकम पर कैपिटा है उसका 15 गुना है। उनका जो सबसे गरीब है वो भी जो हमारे हिंदूज के गांव का सबसे अमीर होगा उसके बराबर होता है। तो दे हैव द पर कैपिटा उनका इनकम नियर अबाउट 70-80 हज़ार पर मंथ है। हम ओवरऑल इंडिया का नियर अबाउट 4-5 हज़ार है, ठीक है। तो वो 15 गुना ज़्यादा है, तो दैट इज डिपेंड, और वो नहीं करते हैं अपना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका कोई एजेंडा है। एक ही चीज में तो हमने पीछे छोड़ा है चाइना को, दैट इज इन द, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कोरिया का। क्या पता है कोरिया के बारे में? कोरिया के बारे में आप लोगों को क्या चल रहा है इस समय कोरिया में, कुछ पता है?
नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कुछ न्यूज़ सुना है? हम्म, क्या साउथ कोरिया का क्या मैंने बताया था? अच्छा हाँ, जो इस बार का लिटरेचर हांगकांग है वो साउथ कोरिया की है। वन थिंग इज, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आपस में लड़ते भी रहते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं वैसे वो भी लड़ रहे हैं, और वो पहले एक ही थे। उनका डिवीजन जब वहाँ पे, जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला उनको भी इंडिपेंडेंस मिला, तो लड़ा दिया आपस में। कोल्ड वॉर का वो भी प्रोडक्ट है। जो अमेरिकन सपोर्ट में है वो साउथ कोरिया है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी है वहाँ पे, मल्टी मेनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर का रोल ज़्यादा है। और जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पे एक ही फैमिली है, जोंग उन किंग, तो वही है उन्हीं का। उनके पिताजी पहले डिक्टेटर थे, अब ये डिक्टेटर हो गए हैं। और वहाँ पे अपने आप को वो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट अपने आप को आइडियोलॉजी से जोड़ के देखते हैं। वहाँ सिर्फ उन्हीं की पार्टी चलती है। नाम के लिए, दिखाने के लिए कई पार्टियों को लड़ा दिया जाता है, लेकिन 99% वोट उन्हीं को मिलता है। दैट इज द रियलिटी। तो वो आपस में लड़ रहे हैं, और बहुत करीब ये माना जाता है कि वो यूनिफाइड हो सकते हैं। यूनिफाइड इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उनका कल्चर एवरीथिंग सेम। जैसे भारत पाकिस्तान में तो दिक्कत है कि अलग अलग रिलीजन है ना, पर उनका रिलीजन सेम है, भाषा सेम है, कल्चर सेम है, लेकिन सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी लेफ्ट विंग राइट विंग कैपिटलिस्ट इकॉनमी एंड कम्युनिस्ट इकॉनमी के नाम पे लड़ रहे थे। क्लियर हो रहा है? दैट इज द मेन थिंग। तो वहीं पे चलता रहता है। अभी जो नोबेल प्राइज मिला है वो साउथ कोरिया के ही पोएट को मिला है, हान कांग नाम है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ये। इस बार का लिटरेचर में ये डिफरेंस है कि अभी लगातार 2 सालों से यूरोप में जा रहा था, अभी हमने देखा साउथ कोरिया को देखे, जो नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर जो है वो हमने पूरब में, ईस्ट में हमने शिफ्ट कर दिया। पहले वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, तो अभी ये शिफ्ट जो है वो इंडिया ईस्ट साइड में हुआ, ईस्ट साइड में हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, सैमसंग एक कंपनी है तमिलनाडु में, उसके वर्कर्स काफ़ी लड़ाई कर रहे हैं टू फॉर्म द ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो व्हाट इज द ट्रेड यूनियन? यूनियन का मतलब क्या होता है? ग्रुप मिला के एक साथ बन जाते हैं ताकि वो अपने राइट्स का डिमांड कर सकें। अब कंपनी क्या चाहेगी? कंपनी चाहेगी कि ग्रुपबाजी ना हो, वर्कर्स वरना काम नहीं करेंगे। हर महीने बाद कहेंगे सैलरी बढ़ा दो, हमें ये भत्ता दो, ये अलाउंस दो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो कंपनी हमेशा विरोध करती है, और ट्रेड यूनियंस जो वर्कर्स हैं वो चाहते हैं यूनियन बने, ताकि उनके लीडर भी काफ़ी अब उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, और जो वर्कर्स हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, उस पर वो बराबर तरीके से बार्गेनिंग कर सके। अगर अकेला वर्कर जाए तो वो कोई भी कंपनी कहेगा जाओ कल से मत आना, पैसे लो, ये ऐसे ही बेरोजगारी है। लेकिन पूरा यूनियन बना के पूरा वर्कर ही छोड़ दे आना, तो रिक्रूट करते करते उनको 3 महीना लग जाएगा, और तब तक स्किलिंग करना तो उनको घाटा लग सकता है। तो जब उन्हें लगेगा कि एक साथ यूनियन आ रहा है तो उनको बात मानना पड़ेगा, प्रेशर बनाया जा सकता है। वही जो ये कंपनी है सैमसंग, वो नहीं अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो उसी को लेके है कि इस पे जो हमारे राइट्स हैं ट्रेड यूनियन का, यूनियन बनाने का, वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स हैं। कैसे फंडामेंटल राइट्स हैं? किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिर्फ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं देता है, ये टू फॉर्म द एसोसिएशन एंड यूनियन भी देता है। इसमें नियर अबाउट ई तक है, ABCDE, एंड जी भी है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। अभी बताया था ना कि जैसे कोई भी प्रोफेशन है अगर लीगल है, तो कोई ऑर्डर या कोई भी पॉलिसी बना के मना नहीं कर सकता है कि आप शॉप नहीं लगाएंगे। कोई है सब्जी बेच रहा है, सब्जी बेचने पे वो नहीं कर रहा सकता क्योंकि वो अपना प्रोफेशन कर रहा है। कोई अपना कुछ फैक्ट्री लगा रहा है, तो वो अगर लीगल तरीके से कर रहे हैं तो कोई आपका पॉलिसी बना के आपके प्रोफेशन में दखलंदाजी नहीं कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? सेम ऐसे ही राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये है कि इसका रिस्ट्रिक्शन भी है। सेम आर्टिकल 19 में 4 कहता है कि अगर कहीं पे भी पब्लिक ऑर्डर को खतरा है तो वहां पे स्टेट कैन मेक लॉ टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ सच यूनियंस, ओके। तो यहाँ पे किस किस केस में हम रोक सकते हैं कि इफ देयर इज द केस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, morality and reasonable restriction on the exercise of the right of conferred by the any sub clause, ठीक है।
तो इसी को लेके गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करने, गवर्नमेंट भी कहा जा रहा है कि सपोर्ट में आ गया है कंपनी के, और जो यूनियंस है वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी कई केस गया है। सबसे जो फेमस केस है बी आर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1989 में केस आया था। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला था कि यस, फॉर्मिंग एसोसिएशन और यूनियन इज ए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग टीचर्स का यूनियन बना सकते हैं, गवर्नमेंट से कुछ भी करना है, अगर अकेले जाएंगे तो बात ही नहीं मानेंगे। तो दैट इज, कोई अगर हेल्थ वर्कर्स हैं तो वो अपना हेल्थ वर्कर्स का यूनियन बना सकते हैं ताकि कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकें। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब एक साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक तरीके से, आप जाते हैं ना, जैसे बार्गेनिंग क्या होता है, आप दुकान पे जाते हैं, कपड़ा देखते हैं, फिर वो बोलते हैं 800, आप कहते हैं 600, तो बार्गेनिंग करते करते 700 पे आ जाता है। तो यही बार्गेनिंग होता है। तो वैसे ही आप जाते हैं कंपनी में, तो सारे वर्कर मिलके जाते हैं कि वो कहेंगे 15,000 मिनिमम वेज रहेगा, तो वो कहते हैं नहीं 18,000, करते करते 17,000 तक पे आ जाता है। फिर वो कहेंगे कि हमें आने जाने का किराया भी चाहिए, मेडिकल खर्चा भी चाहिए। तो इस पे बार्गेनिंग डिफरेंट एरिया में होता रहता है, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव द डिफरेंट एक्ट्स। इन्होंने क्या दिया है कि 19(1)(c) में फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी डिफाइन है, और जो इसका रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19(4) में भी है। तो रिस्ट्रिक्शन भी याद रखिएगा, एंड वेयर इट इज प्रोवाइडेड आर्टिकल 19(1)(c). ठीक है, 19(1)(a) तो इजीली याद हो गया होगा। व्हाट इज दिस? 19(1)(a), ABCDEFGH, जी तक है। स्वतंत्रता सब में है। किस चीज की स्वतंत्रता? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वही है। फिर क्या है? व्हाट इज द बी? A is the freedom of speech and expression, assembly peacefully and the without arms। होता है ना कि हम लोग एक साथ मिलके, आप जाके रामलीला बैठ के देखते हैं, ऐसे भी मीटिंग करने के लिए 100 लोग इकट्ठा हुए, ऐसा थोड़ी है कि पुलिस आके कहेगा भागो भागो। वो तो देख के वी हैव द राइट ऑफ असेंबली पीसफुली, लेकिन ये है कि विदाउट आर्म्स, बंदूक लेके आप लोग इकट्ठा मत होइए, वरना लॉ एंड कंडीशन, जितना भी पब्लिक ऑर्डर है उसको खतरा होगा। तो आर्म्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास लाइसेंस बंदूक है तो भी एक साथ लेके इकट्ठा नहीं हो सकते, ठीक है। टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, 3 क्लियर कट हो गया। पहली हो गया कि बोल सकूं और एक्सप्रेस कर सकूं, उसके बाद एक साथ मिलके हम लोग बातचीत कर सके, फिर एक साथ मिलके हम ग्रुप बना सके। जब इकट्ठा होंगे तभी तो ग्रुप बनेगा। पहले इकट्ठा हुए, एकदम देखिएगा, एकदम एक कनेक्टेड है। पहले हम बोले, एक्सप्रेस करें, उसके बाद क्या बोला कि एक साथ इकट्ठा हो गए, फिर ग्रुप बना लिया, ठीक है। 3 बहुत कनेक्टेड है। उसके बाद है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। मैं बिहार में जाऊं या झारखंड में जाऊं, मुझे कोई रोक के ये नहीं कह सकता कि झारखंड में नहीं जा सकता हूं। जा सकता हूं ना, अनटिल एंड अनलेस देयर इज सम स्पेसिफिक लॉ। जैसे आप नागालैंड में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे स्पेशल तरीके के ट्राइबल्स हैं। आप अंडमान निकोबार में जहाँ पे एबोरिजिनल ट्राइब है वहाँ पे नहीं जा सकते। तो नॉर्मली आपको कोई नहीं रोक सकता अनटिल एंड अनलेस इफ देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तीसरा है, आप जब मूव करके जगह जगह जाएंगे तो उसके बाद रहना होता है ना। मैं झारखंड जाऊं तो अगला अधिकार है कि मैं कहीं पे भी जाके रह भी सकता हूँ। तमिलनाडु में जाके मैं किराए पे रूम लूँ, उसके बाद मैं घर बनवाऊं। दैट इज द फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद ई के बाद एफ था। एफ वाज टॉकिंग अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी, कि मैं प्रॉपर्टी भी इकट्ठा करने का था, लेकिन अभी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है। उसके बाद है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कि मैं डॉक्टर का प्रैक्टिस करूं, प्रोफेशन उसको करूं, मैं इंजीनियर का करूं, या मैं कोई नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड करूं, वो मेरे लिए फ्रीडम है अनटिल एंड अनलेस आई एम गोइंग टू वायलेट द लॉ। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये पहला दूसरा तीसरा तो कनेक्टेड है, ठीक है। बोलना, उसके बाद इकट्ठा होना, उसके बाद ग्रुप बनाना, उसके बाद हम है कि इधर उधर घूमना, घूमने के बाद रिजाइड करना, और रिजाइड करने के बाद था कि राइट टू प्रॉपर्टी जिसको डिलीट किया गया है, इसीलिए यहाँ पे स्टार 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 बना हुआ है। उसके बाद है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मैं भी जो चाहूँ वो प्रैक्टिस कर सकता हूँ।
एक केस लिख लिया आपने जिसमें उन्होंने साफ साफ डिफाइन किया था कि दिस इज द बी आर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यस इट इज द फंडामेंटल राइट्स, कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरा इन्होंने एक और केस है जहां पे साफ साफ उन्होंने डिफाइन भी किया है व्हाट इज मीन्ड बाय द दिस कलेक्टिव बार्गेनिंग। रंगास्वामी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट इज दिस कलेक्टिव बार्गेनिंग, इन्होंने डिफाइन किया है दिस मींस निगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन वर्किंग कंडीशन, कि किस तरीके का वर्क माहौल हो, और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे होता है ना, आप ऐसा थोड़ी है कि कहीं पे जहरीला जहरीला गैस है, वहाँ पे मुझे कैंसर हो सकता है, आप वहाँ पे बैठा के मुझे काम कराएं, या मुझे लंग की कोई बीमारी हो सकती है, मुझे अस्थमा हो सकता है, तो वर्किंग कंडीशन का भी जो बार्गेनिंग होगा दैट विल बी डन बाय द वर्कर्स एंड द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो रहा है? तो दो केस का नाम लिख लीजिए। द फर्स्ट केस इज द बी आर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989। एंड इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि दिस विल बी द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन इज द फंडामेंटल राइट्स। और दूसरा रंगास्वामी केस, रंगास्वामी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन केस, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है कि व्हाट इज मीन बाय द कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग इंटरनेशनल लेवल पे भी डिफाइन है, आर्टिकल 2 ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, कई बार हम लोग पढ़ते हैं, ILO ने भी डिफाइन किया है सेम थिंग दैट हैज बीन डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन भी है 1981 का, तो एक कन्वेंशन लॉ है ऑलरेडी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन इज द ट्रीटी एट द ग्लोबल लेवल। क्लियर? ये आज का न्यूज़ है दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टूडेज न्यूज़। कल का न्यूज़ जो हम लोगों ने देखा था कि यूएन जो इजराइल है अटैक करना स्टार्ट कर दिया लेबनान पे। लेबनान कहाँ पे है? इजराइल की किस तरफ है? ऊपर, नॉर्थ में, नॉर्थ में है ना, ऊपर, यस ऊपर, इनका मतलब यहाँ से ऊपर, दैट इज द इन द नॉर्दर्न साइड। ठीक है, लेबनान का कैपिटल क्या है? बेरूत, वेरी गुड। और वहाँ पे कौन सा मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़ रहा है? टेररिस्ट ग्रुप जिसको कह रहे हैं इजराइल वाले, ईरान वाले कह रहे हैं नहीं, वो तो फ्रीडम फाइटर्स है, हजबुल्ला, हजबुल्ला, हजबुल्ला ही है, तो वही फाइट कर रहा है, ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है। अब ये कर रहा है कि इजराइल अब अटैक कर रहा है यूएन वाले फैसिलिटी पे। जैसे होता है ना, कहीं भी लड़ाई होती है तो यूएन अपना पीस कीपिंग वो भेजता है ताकि लड़ाई को हटाया जाए। जैसे यहाँ पे लड़ाई होगी तो पुलिस आके हटवाएगी ना, लेकिन मैं अपना अलग से आर्मी बुला लूँ, बगल वाले जिससे लड़ाई हो रहा है वो उसका अदर आर्मी हो जाए और वो पुलिस पे ही अटैक करना शुरू कर दे, तो पीस प्रोसेस ज़्यादा दिन तक वो इंटैक्ट नहीं रहता है। तो यही मसला यहाँ पे चल रहा है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ द एससीज, तो इसका मुद्दा चल ही रहा है कि एक लोग बोल रहे हैं कि सब कैटेगराइजेशन हो जाना चाहिए, विरोध हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। जो दलित लीडर्स हैं मैक्सिमम उसको विरोध कर रहे थे, अभी तक साउथ से सपोर्ट आ रहा था, लेकिन साउथ की भी ये जो पार्टी है BC के, इनके लीडर भी अब विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कैटेगराइजेशन से धीरे धीरे जो एससीज का स्ट्रेंथ है नंबर्स है वो कम हो जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। हाँ, रिपीटेड रिवीजन से तो वो तो प्रीलिम्स में याद हो जाएगा, प्रीलिम्स में तो आपको याद आ जाएगा। मेंस में प्रीलिम्स में अगर रिपीटेड रिवीजन कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। मेंस के लिए आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, वहाँ पे आपको याद करके लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए मेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यू हैव टू राइट, लेकिन प्रैक्टिस करने से वो भी रिजॉल्व हो जाता है। ओके, next news is the NGO should roped in to deal with the Bangladeshi infiltration into the संथाल परगना। संथाल परगना कहाँ पे है? काफी इस पे लड़ाई चल रहा है, झारखंड में है संथाल परगना।
दे आर इनटू द, दैट इज एक रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है संथाल परगना, ठीक है। वहाँ पे संथाल्स जो ट्राइब है वो उनकी काफी ज्यादा वहाँ पे जनसंख्या है। संथाल्स रिबेलियन भी एक दिन हम लोग पढ़े थे, किस सन में हुआ था? 1855 56, 1855 6, यही था, ठीक है। मुंडा रिबेलियन ये सब एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था। बिरसा मुंडा। संथाल्स में कौन था? कानू, और कौन था? बीहू, कानू एंड देयर ब्रदर्स, तीन चार थे, ठीक है। एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था इसका, एक बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा। अब संथाल परगना में ये डिबेट आजकल चल रहा है कि बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं वो संथाल परगना में जाके बस रहे हैं, उससे जो संथाल टाइप्स हैं उनकी संख्या कम हो रही है। वो जाके वहाँ के विमेन से शादी कर ले रहे हैं, फिर उनका जनसंख्या कम हो रहा है और कन्वर्ट भी कर रहे हैं, कन्वर्जन। इसको लेके वहाँ पे अब बीजेपी है, कम्युनल, वो उनका होता है कि मुस्लिम बढ़ रहे हैं, जो अपोजिशन है वो कह रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ तक कि अभी हमने देखा है कि एक नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब है, इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। उसमें सारा जो दुख दर्द है कि संथाल या झारखंड में पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, संथाल में रीजन में या झारखंड में साइक्लोन क्यों आ रहा है, वहाँ पे कोविड क्यों आया, सिर्फ एक आंसर उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेशी आ गए हैं इसीलिए वहाँ पे साइक्लोन आ रहा है, वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो रहा है। हर यहाँ पे लिखा है, सच में इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। और यहाँ तक लिख दिया है कि एक जगह इन्होंने लिखा है कि जो संथाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, पाकुर डिस्ट्रिक्ट, वो बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कोई बॉर्डर नहीं है, झारखंड डोंट हैव द इंटरनेशनल बॉर्डर, लैंड लॉक्ड है चारों तरफ स्टेट है। तो इन्होंने ऐसा लिखा है, इन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि पाकुर डिस्ट्रिक्ट, झारखंड किसी दूसरे देश से बॉर्डर नहीं बनाता है, वेस्ट बंगाल से बॉर्डर बनाता है, लेकिन इस रिपोर्ट में लिख दिया गया है कि पाकुर जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का वो बांग्लादेश से बॉर्डर बनाता है। तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है कि इस तरीके का रिपोर्ट अगर लिख देता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड ऐसे में होता है ना कि यू कैन, इसका पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि कोई सीरियस नहीं लेगा अगर इस तरीके की रिपोर्ट किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आने लगता है। तो दैट इज द मेन थिंग, यही चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों के लिए याद करने की जो चीज़ें हैं, साहिबगंज, पाकुर, गोड्डा एंड जमतारा, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं, दे आर इनटू द झारखंड। ये न्यूज़ में है, यहाँ पे इसी बात को लेकर लड़ाई चल रही है कि बांग्लादेशी इमिग्रेशन हो रहा है और वहाँ पे जो मुस्लिम्स का पॉपुलेशन है दैट इज इंक्रीजिंग इन ए वेरी एक्सपोनेंशियल मैनर। बांग्लादेश का मेन कास्ट, उनका रिलीजन इस्लाम है ना। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल की बात नहीं हो रही है, बांग्लादेश। तो हाँ, वेस्ट बंगाल में भी इस समय मुस्लिम की आबादी बढ़ी हुई है। यहाँ पे लिखा तो है कि कमीशन एल्यूडेड दैट ऑलमोस्ट ऑल इश्यू रेज बाय द लोकल आदिवासी वर ए रिजल्ट ऑफ द इलीगल माइग्रेशन। उनसे पूछा गया कि लैक ऑफ गवर्नमेंट स्कीम क्यों है, को उसका पेनिटेशन नहीं हो रहा है, इसका भी उन्होंने जवाब दिया कि इलीगल माइग्रेशन। लोकल एंड लैंड डिस्प्यूट क्यों है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों है, मिसिंग गर्ल्स क्यों है, साइबर क्राइम है, सबका आंसर इन्होंने कहा कि इलीगल माइग्रेशन। ओके, क्लियर। जो चाइल्ड्स के डेवलप प्रोटेक्शन के लिए जो बॉडी है उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। ओके, दिस इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इनका भी रिपोर्ट आया है कि जितना भी मदरसाज हैं उसके कारण एजुकेशन का क्वालिटी कम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें डिबेट चल रहा है, ठीक है, एजुकेशन की क्वालिटी बंद वो खराब हो रहा है, तो यू शुड इम्प्रूव, उनको गाइडेंस देके आप बंद नहीं करवा सकते। क्योंकि हमने एक दिन डिस्कस किया था कि हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, तो प्राइवेट अगर ख़राब तरीके से चल रहा है तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक्स बंद नहीं करवा देंगे, आप उसको रेगुलेट कीजिए। बंद करवा देंगे तो लोगों के पास ऑप्शंस कम हो जाएगा ना। हो सकता है कि मेरे पास पैसे हो और हॉस्पिटल नहीं हो, तो पैसे रहते हुए भी जान जा सकती है।
क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जल्दी आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जा सकती हैं, वहाँ पे बेड नहीं मिलता है, 50 तरीके के अलग से समस्या होता है। दैट इज़ नॉट सॉल्व अगर आप ये बंद करवा दें। तो इसी का यहाँ पे भी डिबेट चल रहा है कि ठीक है वहाँ पे दिक्कतें हैं तो आप इम्प्रूव कराइए, उनको बताइए ये पढ़ाएं, एनसीईआरटी पढ़वाइए, जो स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़वाइए, बंद नहीं। धर्म, हाँ। लेकिन डिबेट में तो यही सब चीज़ें चलती हैं। प्रेसिडेंट रूल के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है? हम लोगों ने इमरजेंसी पढ़ा था, इमरजेंसी में एक पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी, दूसरा पढ़ा था प्रेसिडेंट रूल, तीसरा पढ़ा था फिनेंशियल इमरजेंसी। एक आर्टिकल था 352 फॉर द थ्री, या गुड, 356 फॉर द प्रेसिडेंट रूल। एंड फिनेंशियल इमरजेंसी 360, लास्ट आर्टिकल यही था। तो दिस इज द फिनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगा है, एक भी बार नहीं लगा है। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल लगता रहता है क्योंकि स्टेट का गवर्नमेंट आप गायब कर देते हैं, वो तो 100 से ज़्यादा बार लगा है। 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा है, एक बार 1962 वाले वार में, दूसरा 1971 वाले में, और तीसरी बार इंदिरा गांधी ने जो इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे लगाया था, उसके बाद हमने इसको बदल के आर्म रिबेलियन रख दिया था। ठीक है। कवच एक दिन हम लोग पढ़े थे, कई बार पढ़ चुके हैं। व्हाट इज दिस कवच? एंटी कोलिजन। इससे है कि अगर जो लोकोमोटिव पायलट चला रहा है, जिसको हम आम भाषा में ड्राइवर कहें, ट्रेन का ड्राइवर अगर सो भी गया तो कवच जो है अगर एक पर्टिकुलर स्पीड को क्रॉस करेगा तो वो अपने आप ब्रेक लगाने स्टार्ट कर देगा। जैसे हो गया ना, झपकी ले रहा, सो रहा है और वहां पे लगे कि सामने से कुछ दिखे या स्पीड बहुत ज़्यादा है तो अच्छा, एक दिन इसको डिस्कस हम लोग किए थे कि कवच का जो गवर्नमेंट उस पर काफ़ी खर्चा भी कर रही है, इस बार के भी उन्होंने काफ़ी नियर अबाउट 46,000 करोड़ कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, पैसे हमेशा आ रहे हैं। उसको ये है कि जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी 10-12 साल और लगेंगे तब जाके इम्प्लीमेंट होगा। तो इसी पे रेलवे में जो ट्रेनों का आजकल एक्सीडेंट हो रहा है तो उस पे है कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होगा। कि क्यों मैक्सिमम एक्सीडेंट होता है क्योंकि जो डायरेक्शन आता है ड्राइवर सही से सुन नहीं पाता है, या तो वो ब्रेकिंग का जो स्पीड होता है उस समय आपको ब्रेक लगाना होता है, आप झपकी ले रहे होते हैं। ये सब चीज़ों को हटाने के लिए जब भी एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करेगा तो वहाँ पे अपने आप ब्रेक ब्रेक लगना स्टार्ट होगा। ठीक है। अपने आप कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, मेन जो उनका सेंटर है, हब है जहाँ से, तो वहाँ से भी वो ऑटोमेटिकली वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। केमिस्ट्री में नोबेल किसको मिला है? इसमें 3 लोगों को मिला है ना, डेविड बार्कर, डेमिस हासिब एंड जॉन जंपर। ठीक है। डेविड बार्कर, डेमिस हासिब एंड क्या है, हैसिब्स एंड जॉन जंपर, यही है। किस लिए मिला है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर के लिए। प्रोटीन जो हमारा मेन बॉडी का है, प्रोटीन से ही सब कुछ फॉर्म होता है, लेकिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं पता है हमें, अभी भी एग्जैक्ट नहीं पता था। तो इन लोगों ने इस पर रिसर्च किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया, और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया उसका नाम है अल्फा फोल्ड। अल्फा फोल्ड का यूज किया है और इससे एक नया उन्होंने प्रोटीन भी बनाया है आर्टिफिशियली, और क्लियर कट में बताया कि स्ट्रक्चरिंग क्या होता है। क्लियर है? ये इसी के लिए केमिकल में इनको मिला है। इन्होंने आगे यही डिस्कशन किया है कि जो हमारा बॉडी है उसके अंदर 100 अमीनो एसिड प्रोटीन एज्यूम हम करें तो उसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो 1000 तरीके से होगा, वो बहुत लचीला होता है, वो बदलता रहता है प्रोटीन का। तो वही है कि अभी तक हम बता ही नहीं पाते थे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको दीजिए तो वो एग्जैक्ट बता दे रहा है। दैट इज द थिंग। ओके। 20 डिफरेंट टाइप ऑफ द एमिनो एसिड जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि जब तोड़ते 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 हर एक चीज का
कोई भी ये चेयर लीजिए, ये शर्ट का कपड़ा लीजिए, इसका ये आप मेटल लीजिए, आप तोड़ते 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 एकदम नीचे जाएंगे तो एटम में क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब में कॉमन है। इसमें हो, ये छत में हो, शीशे में हो, एक लेवल के बाद वही आएगा। सेम यहाँ पे भी क्या है? एमिनो एसिड है, तोड़ते तोड़ते जाएंगे, एमिनो एसिड सब में कॉमन है। आप आँख की पुतलियों को तोड़ते तोड़ते जाइए, बाल को तोड़ते तोड़ते जाइए, मेरी हड्डी को तोड़ते तोड़ते जाइए, लास्ट में आपको अमीनो एसिड बनेगा। यही बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इसी का ये लोग स्ट्रक्चर ढूंढते हैं ताकि हम आर्टिफिशियली भी इस चीज़ों को क्रिएट कर सकें। इसी के लिए इनको नोबेल मिला। अभी तक हमें नहीं पता था व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। जो बार्कर ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज किया था उसका नाम था रोसेट्टा। तो दो चीज को याद रखिए, एक तो अल्फा फोल्ड यूज किया गया था एआई का, और जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से यूज किया गया है उसका नाम है रोसेट्टा। इतना ज्यादा डीप में जाके नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पूछ दिया तो यूपी पीसीएस में कुछ भी पूछ सकते हैं। रोसेट्टा इन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज किया है, रोसेट्टा। एंड अल्फा फोल्ड जो यूज किया है वो एआई यूज किया है टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर। यहाँ पे है अल्फा फोल्ड। अल्फा फोल्ड एआई का यूज हुआ है, एंड रोसेट्टा है जो उन्होंने सॉफ्टवेयर का यूज किया है। रोसेट्टा, ROSETTA, अल्फा फोल्ड, ALPHAFOLD, अल्फा फोल्ड, ALPHAFOLD। लिख लिया? What is the right to information? राइट टू इंफॉर्मेशन बड़े लड़ाई के बाद आया था। जैसे हमें ये लगता था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो बोलने का अधिकार तो है, लेकिन जानने का भी तो अधिकार होना चाहिए। एज ए एक्टिव सिटीजन्स हमारा अधिकार है ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कितने पैसे कहाँ खर्च हो रही है। तो गवर्नमेंट जल्दी बताती नहीं है। आप किसी से अकाउंटेबिलिटी लीजिए। पावर देने के लिए सभी लोग तैयार होते हैं, लेकिन उसका हिसाब मांगे तो कोई नहीं तैयार होगा। हिसाब थोड़ी गवर्नमेंट बताएगा कि इसको ठेका दिया, इतना पैसे दिया। तो इसके लिए बहुत मूवमेंट हुआ। एक मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान में एक एनजीओ है, उसको चलाते हैं कृष्णा देव एंड शंकर कुमार हैं, और एक और हैं आईएएस नहीं छोड़ के, वो उसके हेड हैं अरुणा रॉय। ठीक है, अरुणा रॉय, शंकर डे, ये लोग मिलके चलाते हैं। ठीक है, अरुणा डे बहुत फेमस है, रॉय बहुत फेमस है, अभी तो नहीं फेमस है। पिछले यूपीए गवर्नमेंट में उनको बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पे रखा गया था। ठीक है, तो वो लोग बहुत विरोध किए कि एक कानून बनना चाहिए जो प्रॉपर तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो अपना एक वेबसाइट बनाए और उस पर उसको डिस्प्ले करे। अगर डिस्प्ले नहीं करता है तो कोई इंसान, कोई भी सिटीजन है, वो लिख के अगर मांगता है कि ये मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए, तो वो उसको देना चाहिए। जैसा है ना कि स्कूल में अगर कितने रुपए फंड आया आपको स्कूल बनवाने के लिए, कितना किसको पे आपने लगाया, ये तो आम जनता को जानना चाहिए कि किस तरीके से आपको किसको ठेका दिया। रोड बनने आया तो इसका तो आम जनता को पता होना चाहिए ना कि इतना किलोमीटर रोड के लिए इतना आया, इसको ठेका दिया गया, इन्होंने इतना पैसा लगाया, तभी तो लोगों को क्लियरिटी होगा। तो इसके काफी विरोध के बाद 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट गवर्नमेंट को बनाना पड़ा। बहुत विरोध हुआ। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो राजस्थान स्टेट ने बना दिया था नेशनल लेवल पे, फिर भी गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई तो उनको बनाना पड़ा प्रोटेस्ट के बाद, काफी लंबा। ठीक है, प्रोटेस्ट में ये धीरे धीरे 10 सालों में 2005 के बाद ये लोग फोर्स कर करके गवर्नमेंट को काफी चीज इंक्लूड किए कि
स्टार्टिंग में कई चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया था ऑन द नेम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। होता है ना कि हम डिफेंस के बारे में नहीं बता सकते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फोर्स करके मैक्सिमम इंक्लूड करा लिया था, ठीक है। और कोशिश किया था कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसके अंडर में मैं अगर जनता हूँ कुछ भी पूछूं तो बताना पड़ेगा। अगर नहीं बता रहा है वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, तो आप जाके देयर शुड बी द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिस होगा जहाँ पे आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। और कोई नहीं बता रहा है तो आप यूनियन लेवल पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पोस्ट बनाया गया कि वहाँ पे जाके आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कि वो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यूपीए के दौरान में ये काफ़ी एक्टिव था, बड़ा यूज हुआ था। आप जितना भी 2G स्कैम आप पढ़ रहे होंगे, आप कोल स्कैम पढ़ रहे होंगे, आप जो ये कॉमनवेल्थ गेम में स्कैम हुआ था, वो सब राइट टू इन्फॉर्मेशन का उसमें बहुत हाथ था। राइट टू इन्फॉर्मेशन ही लगा लगा के लोगों ने पता किया। हाँ, तो ये आर्टिकल इसी पे है कि ये आर्टिकल यही है कि अब जब 2014 के बाद मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो इस लॉ को धीरे धीरे बड़ा कमजोर कर दिया गया है। तो अभी एक आर्टिकल अरुणा रॉय का ही आया था, उनका मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था। तो वो लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन था कि अब इन्फॉर्मेशन हो जाए, दूसरा वो लोग लड़ाई कर रहे थे राइट टू रिड्रेसल, ग्रीवांस रिड्रेसल। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया गैस सिलेंडर के लिए, 20 दिन तक नहीं मिला, तो उसके बाद मुझे कंप्लेन करने पे जो ऑफिसर के अंडर में है जिसको देना था उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। जैसे इंफॉर्मेशन नहीं देने पे जिस ऑफिसर के अंडर में ये ऑफिस था उस पर पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाता था कि 10 रुपए हर दिन के हिसाब से। तो कौन कोई अपना सैलरी से पैसा गंवाना चाहेगा, तुरंत वो लोग देते थे। डीएम उम लोगों की हालत खराब थी। कोई भी ऑफिसर लोगों की राइट टू इन्फॉर्मेशन से काफ़ी एक तरीके से उन पे इम्पैक्ट पड़ा था, वो लोग चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिए थे। तो अरुणा लोग यही सोच रहे थे अब राइट टू इन्फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट बनवाएंगे फोर्स करके कि अगर कोई भी सर्विसेज, जैसे मैं गया टेलीफोन का सर्विस लेने और मुझे नहीं मिला, तो उसके बाद मैं जाके 15 दिन बाद कंप्लेन करूंगा, तो क्यों नहीं मिला जो ऑफिसर्स के अंडर में है वो या तो लिख के क्लियर कर देगा कि ये रीजन है इसलिए आपको नहीं मिला, वरना उस पर पेनल्टी लगेगा 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए जो भी है, ठीक है। तो ऐसे में होता कि प्रेशर, अभी आप जाइए नहीं देंगे उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप कंप्लेन पे कंप्लेन करते रहिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लेकिन अभी जब गवर्नमेंट आई तो मोदी जी की गवर्नमेंट, उन्होंने डाइल्यूट कर दिया, जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती थी उसको अपॉइंटमेंट कर दिया कि गवर्नमेंट जब चाहे तब हटा सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अभी काफ़ी उस पर हो हल्ला भी मचा था, 2 साल पहले ही पूरा एक्ट का लॉ ही अमेंड कर दिया। तो उसी पर अरुणा राय का इंटरव्यू में बोली कि पहले तो लड़ाई, अब तो ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम लोग लड़ाई अब लड़ रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है इसी को बचा लिया जाए। दैट इज द केस कि आप दूसरा स्टेप छोड़िए, हम तो जो पहले बना था उसी को ही बचा ले, दैट इज द फाइट। तो इस आर्टिकल में पूरा यही डिस्कशन है। अंजलि भारद्वाज ये भी काफ़ी एक्टिविस्ट रही हैं, वो भी थी जो इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो सी वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दैट कैंपेन टू ब्रिंग दिस। अभी जो अन्ना हजारे का कैंपेन था इसमें भी अंजलि भारद्वाज हाँ, तो ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं लोग सोशल एक्टिविटीज़ में। तो इन्होंने इस पे पूरा ये डिस्कशन है कि कैसे डाइल्यूट किया है। रिसेंटली इन्होंने जो अमेंडमेंट एक्ट लाया है उसका है कि कैसे उसने डाइल्यूट किया। यहाँ पे है तो 2019 में इन्होंने एक्ट को ही चेंज कर दिया। पहले ये था कि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आता था वो इंडिपेंडेंट हो जाता था कि उसका 3 साल 5 साल का आप देखते होंगे टर्म फिक्स कर दिया जाता है, जज है इलेक्शन कमिश्नर है। तो ऐसे ही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का भी एक टेन्योर था। लेकिन अब गवर्नमेंट जब चाहे तब हटा सकता है, जब चाहे तब वो किसी को अपॉइंट कर सकता है। इससे क्या होता है, वीक हो जाता है वो अथॉरिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। यहाँ पे एक आर्टिकल है, वायनाड में अभी अर्थक्वेक आया अर्थक्वेक के बाद मड स्लाइडिंग ये सब चीज़ें हुई, फ्लड आया, काफ़ी तेज बारिश आई, उसके बाद फिर से थोड़ा सा वाइब्रेशन की चीज़ें देखी जा रही थी। अब यहाँ पे है कि ये वायनाड में एक्स बैंड रडार ये इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द रडार? रडार किस पे फंक्शन करता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रडार? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है ना,
कि कहीं पे वाइब्रेशन आ रहा है, किस लेवल पे आ रहा है, उसका डिटेक्शन हम रडार के थ्रू कर सकते हैं। ओके, दिस इज मेनली बेस्ड ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, तो उसमें एक रेडियो वेव का जो लिमिट होता है दैट इज यूज इन द दिस रडार। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का मेन। रेंजिंग, रेंज मेन है। अब इसका यूज किस में होगा कि हाउ टू प्रिडिक्ट, अगर पहले से ही कुछ वाइब्रेशन या थोड़ा भी लगता है कि डिस्प्लेसमेंट होगा या एनर्जी रिलीज होगा, तो पहले से ही प्रिडिक्शन हो जाएगा। जैसे अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन बड़ा कठिन है क्योंकि सडनली वो इवेंट होता है और वो बहुत क्विकली मूव करता है। तो इसीलिए देखिएगा कि अर्थक्वेक से जो डेथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे फ्लड है, फिर भी प्रिडिक्ट हो सकता है कि आने वाले टाइम में बारिश बहुत होगा। जैसे अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया, उनको लगा 16 सितंबर को बहुत बारिश आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ड्रॉट हो तो वहाँ पे भी होगा, बट द अर्थक्वेक इसमें पता नहीं लग पाता है। तो यही कोशिश टेक्नोलॉजी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रिडिक्शन हो जाए पहले ही। तो इसी के लिए एक रडार डिटेक्शन का हम ज़्यादा यूज करने, देखते हैं कितना इसका यूज हो पाता है। दैट इज ऑल्सो इन ए। और इसका जो मेन प्रिंसिपल यूज करता है डॉपलर इफेक्ट का यूज करता है। फिजिक्स में डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है, क्लास 10th या 12th में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब गाड़ी चलती है, आप पीछे गाड़ी से आ रहे हैं, तो आवाज वो डिफरेंस आता है, होता है ना, इकोइंग भी होती है। तो जो गाड़ी आगे बढ़ी, उसके बाद वो जहां से साउंड छोड़ा था, आवाज आते आते थोड़ा सा आगे चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो दैट इज द डॉपलर इफेक्ट। उसी के डिफरेंस के बीच में हम डिफरेंस करके वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी ये सब निकालते हैं। क्लियर है? फिजिक्स में आप लोग और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज आर्टिकल। अब कोई तो है नहीं, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज एंड द यस्टरडे न्यूज, ठीक है। सो हियर आई विल कंक्लूड दिस क्लास एंड थोड़ा सा हम लोग एस्से का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल का आंसर लिखा है जो दिया था, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द एस्से।